हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के संसार में। आज हम स्टडी करेंगे 11th क्लास के बायो की बुक से चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। और बेटा, ये जो बुक है ये तमिलनाडु बोर्ड की है और काफ़ी डिटेल में इसमें चेंजेस दी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था डाइजेशन का, वो मैंने कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को करवा रखा है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके वो चैप्टर देख सकते हो। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन के फंक्शंस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म में, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसे कह रहा है कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है, रेट और जो डेप्थ है ब्रीदिंग की वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा सप्लाई की जरूरत पड़ती है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिले मसल्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड्स को रिमूव किया जाए। ओके, इसलिए हम कभी बार हाफने लग जाते हैं ना, देखा ना, जब एक्सरसाइज करते हैं तो हाफने लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, इन्होंने शुरू किया है कि वी इनहेल और एक्सहेल एयर, भी हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब हवा को अंदर लेते हैं और हवा को बाहर छोड़ते हैं। कहता है कि ये ब्रीदिंग क्यों इम्पोर्टेंट है जिंदगी के लिए। आप बताओ भी क्यों इम्पोर्टेंट है जिंदगी के लिए। सांस रोक के देखो, इतना भी नहीं रोकना, ठीक है, कि जिंदगी हमारी स्टॉप हो जाए। वट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ, भी क्या होता है जब हम सांस लेते हैं। वाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, भी क्यों हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जब हम अलग अलग काम करते हैं, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, और कैसे हम, मतलब जो फूड हमें एनर्जी देता है, जो फूड हम खाते हैं वो एनर्जी देता है। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे ग्लूकोज के रूप में हम एनर्जी को यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये कह रहा है कि द टर्म रेस्पिरेशन, इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब बेटा क्या है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द सेल ऑफ आवर बॉडी, वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन एंजाइमेटिकली टू रिलीज एनर्जी। इसमें क्या है कि भाई रेस्पिरेशन का मतलब है हमने एक्सचेंज किया गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड का। गैस में मतलब सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। एक्सचेंज बेटा कहाँ, बिटवीन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में है और जो सेल के अंदर है। जैसे हमने सांस लिया बेटा, अंदर हमने गैस इनहेल करी, एयर इनहेल करी, तो हमने ऑक्सीजन दे दी। फिर हमने सांस छोड़ा बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में थी वो हमने बाहर निकाल दी, ठीक है। रेस्पिरेटरी फंक्शंस की अगर बात करें बेटा, तो 5 प्राइमरी फंक्शंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एक तो पहला है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड, ये भी आपने याद करना, चाहे ब्लड कह लो चाहे सेल कह लो। ओके, टू मेंटेन होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ अ बॉडी पीएच, भी होम्योस्टैटिक रेगुलेशन मेंटेन रहे हमारा। टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इनहेल्ड पैथोजेंस एंड द पोल्यूटेंट्स, और क्या है कि हमें सांस ली, हमने सपोज करो हमने सांस ली बेटा, सांस ली तो हवा के साथ साथ बहुत सारे के पैथोजन और पोल्यूटेंट भी हमारे अंदर आते हैं, तो उन चीजों से भी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। मेंटेन द वोकल कोड फॉर द नॉर्मल कम्युनिकेशन, और जो हमारे वोकल कोड है, जिससे हमारी जो आवाज की पिच है वो अप एंड डाउन होती है, तो उसको मेंटेन करना। टू रिमूव द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, जब सांस मतलब जो मसल्स हैं, सेल्स हैं जो सांस ले रही हैं, रेस्पायर कर रही हैं, तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट बन रही है उसको बाहर निकालना। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो वेरियस ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है कि हमें पता है। जैसे हमारे क्या है, लंग्स है, किसी में गिल्स हैं, कोई स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, तो वो देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर करता है। ये कह रहा है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके पास अलग तरह के ऑर्गन्स हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और डिपेंड करता है बेटा कि ये ऑर्गन किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, कि उसका लिविंग हैबिटेट क्या है, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका घर कैसा है, ठीक है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, हायरार्की के अंदर वो किस लेवल के ऊपर आता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब ये क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज वेरी लो इन वाटर एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ऑब्वियस सी बात है कि ये कह रहा है जो डिजोल्व ऑक्सीजन है बेटा वाटर के अंदर, उसका अमाउंट कम है, ठीक है,
और जो ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, इतना सा बात याद रखोगे। तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वेटिक एनिमल्स में वो फास्टर होता है बेटा हमारे कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम है, तो कम है तो उसको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा ताकि जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उसके अंदर जाए। और हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है बेटा वो कम है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स। और ये क्यों है? क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर है बेटा वो कम है एज कम्पेयर टू एटमोस्फियर। ठीक है, इतनी सी बात याद रखोगे। अगर हम एनिमल की बात करें लाइक स्पंज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स, ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन। इनकी स्किल बहुत ही पतली होती, पोरस होती है, तो उसके थ्रू, इनका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म की स्किन लिसा लिसा सा होता है ना, बिल्कुल चिपचिपा सा थोड़ा सा होता है अर्थवॉर्म की, चिकनी चिकनी स्किन आपको दिखेगी। वेर इंसेक्ट एज अ ट्रेकियल ट्यूब। तो अर्थवॉर्म कैसे रेस्पायर कर रहा है बेटा? स्किन से। अगर हम इंसेक्ट की बात करें, कीड़े मकोड़ों की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है? ट्रेकियल ट्यूब होती है। अगर हम मछली की बात करें, गिल्स आर यूज एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो होते हैं, आर्थ्रोपोड जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हैं या मोलस्क हैं, उनमें गिल्स यूज होते हैं, याद रखना है। और ये भी याद रखना है, ऑल, यहाँ पे ऑल शब्द नहीं लिखा हुआ, मोस्ट लिखा हुआ है, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ये याद रखना है। अमंग वर्टिब्रेट्स, अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें जैसे मछलियां हैं, यूजेस गिल्स वेयर एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव अ वेस्कुलराइज्ड लंग। अगर हम एम्फीबियन की बात करें बेटा, एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और चाहे बर्ड्स हैं चाहे मैमल्स हैं, ठीक है, अदर देन ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर क्या है? वेस्कुलराइज्ड लंग्स हैं। ठीक है। फ्रॉग स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर। हमें पता है कि जो मेंढक होता है बेटा वो ज्यादातर समय पानी में बिताता है, इसलिए उसकी स्किन क्या आती है? मॉइस्ट होती है। तो रेस्पिरेशन है वो लंग्स से भी करता है, और बक्को फेरिंगियल रेस्पिरेशन भी फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन, भी हमारा चैप्टर है, हमारी अनाटमी हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी बात है वो हम डिटेल में करेंगे। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, भी नाक से शुरू हो जाता है आपकी नेजल, नाक से, जो आपके जो दो नाक के अंदर जो जो छेद हैं, ठीक है। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। लंग्स के अंदर बेटा क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। तो ये कई बार सीरीज में लगाने के लिए आते हैं, तो आपने ऐसे सीरीज में याद रखना है, सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, उसके बाद उसकी कैविटी, फिर फेरिंग्स बेटा, फिर लैरिंग्स, फिर एक ट्यूब आएगी जिसको ट्रेकिया कहते हैं, फिर ब्रोंकाई जो ब्रांचेज में टूट जाते हैं, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, और लंग्स। लंग्स में अंदर होते हैं बेटा छोटे छोटे बोल्स जिनको एल्वेलाई, एयर सैक्स जो होते हैं एल्वेलाई बोलते हैं। ओके। The part starting from the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute a conducting zone. ये क्या बनाता है? कंडक्टिंग जोन बनाता है। जबकि जो एल्वोलाई है एंड डक्ट्स आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी जोन। जो एल्वोलाई को और डक्ट्स को क्या बोलेंगे बेटा? रेस्पिरेटरी जोन। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कंडक्टिव जोन और रेस्पिरेटरी जोन में डिवाइडेड है। कंडक्टिव जोन की अगर बात करें तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं वो आपका क्या बनाती है? कंडक्टिंग जोन बनाती हैं। और जो आपके एल्वोलाइज हैं और जो डक्ट्स हैं वो रेस्पिरेटरी जोन बनाते हैं। द पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग जोन ह्यूमिडिफाई एंड वार्म द इनकमिंग एयर। आपको पता है जैसे बाहर, अब देखो, अब सर्दियों का टाइम है ना बेटा, पूरा ठंड है तो बाहर हवा ठंडी है। अब जब हवा को हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो नोस्ट्रिल्स हैं तो उसको क्या करते हैं? वार्म कर देते हैं, ह्यूमिडिफाई कर देते हैं कमिंग एयर को। ठीक है, ताकि नाक के अंदर एकदम से ठंडी हवा ना आ जाए, मतलब नाक के अंदर नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इन ह्यूमन बींग्स एयर एंटर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक थ्रू द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ऑब्वियसली पता है नाक से हम क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं। एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर्स। हमारी नाक में छोटे छोटे देखे ना, नाक के अंदर देखो आप, छोटे छोटे बाल हैं, हेयर है, फाइन हेयर है, और थोड़ा सा आगे उंगली आगे उंगली दोगे नाक के अंदर तो आपको ये दिखेगा जो रेड रेड सा मसल्स मास, स्लेस्मा जिसको बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस लाइनिंग होती है। ठीक है, अदरवाइज नील ना, आप इंजॉय करो इस चीज को, नाक के अंदर उंगली डाल के देखो आपको, ठीक है, वहां म्यूकस मिलेगा आपको। और पहुंचना नहीं है, हाथ धो लेने अपने, ठीक है।
द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स लीड टू द नेजल चैम्बर। अब फिर कहाँ पे जाएगा? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर ओपन होगा नेजोफेरिंक्स में, और नेजोफेरिंक्स फिर ओपन होगा ग्लोटिस में ऑफ द लैरिंग्स रीजन, फिर ट्रेकिया में बेटा। और यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स मिलेंगी ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जो सिक्रीट करती हैं बेटा क्या? म्यूकस। अब हम म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एयर वे कंटेन द गोबलेट सेल। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बेटा? गोबलेट सेल्स होते हैं। गोबलेट सेल्स क्या करेंगे? सीक्रेट करेंगी म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? स्लाइमी मटेरियल होता है, मतलब चिपचिपा। देखो नाक के अंदर उंगली घुसा के ठीक है। अरे चिंदा, और ये किसका बना होता है? ऐसा नहीं है आपका म्यूकस, ठीक है, ये जो आपका जो, छोड़ो यार, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का ये बना होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डस्ट पार्टिकल्स अटैच इन द म्यूकस फिलम। ये क्या होता है? जैसे हम हवा लेते हैं, हवा में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल, पैथोजेंस वगैरह भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस के अंदर, एंड आर कैरिड अपवर्ड टू पास डाउन द गलेट ड्यूरिंग द नॉर्मल स्वेलिंग। तो हम कई बार आपने ऐसे करते हैं मेरे को ना हंसी आ रही है, सॉरी। देखो ऐसे करते हैं ना, तो ये क्या कर रहे हो? अब म्यूकस को स्वेल भी करते हो, कई बार हम ज्यादा होता तो बाहर थूक देते हैं, ठीक है ना। बलगम, बलगम भी बन जाती है उससे। शनक भी बोल शनक बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, ठीक है। सींड भी बोलते हैं हम तो। सींड आ रहा है ना, 11 तारीख। चलो कोई बात नहीं। During the swelling, a thin elastic flap is called epiglottis, prevent the food from the entering into the larynx and avoid choking of the food. तो ये है एपिग्लोटिस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि लैरिंग्स में भी फूड की चोकिंग ना हो जाए। ट्रेकिया, ये आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ट्रेकिया है। ये क्या है? लैरिंग्स है। और इसके ऊपर क्या है? ये एपिग्लोटिस है। और ये है बेटा ब्रोंकस। और ये छोटे छोटे, ये जो है छोटे छोटे आपको सैक दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा? एल्वोलाई है। और ये बाहर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर ये फ्लूइड होगा बेटा, इसको प्लूरल फ्लूइड बोल देंगे। और इनको सबको क्या बोलेंगे? ब्रैंक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है, याद रहेगा आपको। हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ओके। Trachea is a semi-flexible tube supported by multiple cartilaginous rings which extend up to the mid-thoracic cavity and the level of the fifth thoracic vertebra, where it divided into right and left pulmonary primary bronchi, one bronchus to each lung। ये देखो, ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है। फिर ये क्या हुआ? ये ऐसे नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट में, दोनों लंग्स के अंदर ये चला गया, ठीक है। कार्टिलेजिनियस हियरिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर में इन्होंने दिखा रखी है, ठीक है। कार्टिलेज का बना होता है हमारा ट्रेकिया। उसके बाद क्या कह रहा है? विद इन द लंग्स द ब्रोंकियाई डिवाइड रिपीटेडली इनटू अ सेकेंडरी एंड अ टर्शियरी ब्रोंकियाई, फर्दर डिवाइड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये इसके अंदर टूट जाते हैं ब्रोंक्यूल्स है, ये देखो देखो ब्रांचेस ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। तो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में ये, फिर फाइनली alveoli में। Bronchi have a C-shaped curved cartilage plate to ensure that air passes does not collapse or burst as the air pressure change during the breathing। तो जो ब्रोंकाई होता है बेटा, ये कार्टिलेज प्लेट का बना होता है, ताकि जो हमारा एयर पैसेज है वो क्या है? कोलैप्स ना कर जाए जब एयर का प्रेशर चेंज हो, तो ठीक है। Bronchioles are without the cartilaginous ring have a rigidity that prevent them from collapsing, but surrounded by a smooth muscles. Smooth muscles से surrounded हैं, which contract and relax to adjust the diameter of the airway। और diameter है जो airway का, वो भी कई बार ऐसा ना हो ना कि collapse हो जाएगा तो एयर का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे। The fine respiratory bronchioles terminate into highly vascularized thin walled pouch like air cell, जिनको क्या बोलते हैं बेटा? एसेक्स को एल्वेलाई। और फिर ये किस में आगे ब्रोंक्यूल्स हैं, किसके अंदर खुल जाते हैं बेटा? एल्वेलाई के अंदर खुल जाते हैं। एयर लाइक सेक्स सेल होते हैं, सॉरी एयर सेक्स इनको बोलते हैं, जैसे बैलून होता है उस शेप में। तो फिगर आपने ये देख लिया है, यहाँ देखो, ये हमारा ट्रेकिया, यहाँ देख लो, ये ट्रेकिया है बेटा। लेफ्ट और राइट में ये टूट गया है आपका, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में, मतलब एक राइट की तरफ चला गया, एक लेफ्ट की तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद देखो, और ये क्या है बेटा? आपके कार्टिलेजियस रिंग है, और ये क्या है? प्लेट है, ताकि आपका जो एयर पैसेज है वो क्लैप्स
ना हो। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया बेटा, सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया। फिर ये कौन सा हो गया बेटा, ये टर्सरी ब्रोंकस हो गया। फिर ये स्मॉलर वन हो गया, ये हो गया ब्रोंक्यूल्स हो गया। और ये लास्ट वाला टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड वाला। और ये एयर सैक जिनको आपने बोला एल्वोलाई। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब ये देखो और थोड़ा सा बिग करके दिखा रखा है बेटा, ये पल्मोनरी आपकी आर्टरी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर है। ये आपका ब्रोंक्यूल्स है, ये एयर सैक का जो फाइनल अंदर इस तरह से आपको ये दिखेगा। कैपिलरीज हैं यहाँ पे, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह या जो देना होगा, एक्सचेंज करना होगा गैसेज का। ठीक है, अब हम बात कर ले हैं द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वुलस इज मेड अप ऑफ अ 3 लेयर। जो एल्वुलस की मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर की बनी होती है। थिन स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स of the alveoli, endothelial cell of the alveolar capillaries, and the basement substance found in between them। जो थिन स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स एल्वेलाई की, वो कंपोज है बेटा किसकी, टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स की। जो टाइप 1 टाइप 2 सेल्स हैं वो थिन है, सो दैट गैसेज हैं वो डिफ्यूज। बेटा एक बात याद रखना है, जहां पे डिफ्यूजन होगा ना, आप सोचना कि वो चीज बहुत पतली होगी। ठीक है, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू अगर डिफ्यूजन होगा तो वो मेम्ब्रेन पतली होगी, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की वो बनी होगी। ठीक है, टाइप 2 cells are thicker, synthesize the secrete a substance called the surfactant। और जो हमारे लंग्स है बेटा वो लाइट स्पंजी टिश्यू है, इनक्लोज इन थोरेसिक कैविटी। तो कहाँ पे है थोरेसिक कैविटी, छाती के अंदर हमारे लंग्स हैं। सराउंडेड बाय एयर टाइट स्पेस, एयर टाइट स्पेस यहाँ पे है। थोरेसिक कैविटी बाउंड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। और ऊपर क्या है बेटा, डोर्सली क्या है हमारे, वर्टिब्रल कॉलम है। वेंट्रली अगर देखें तो क्या है, स्टर्नम है, छाती बीच वाला हिस्सा किसको बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। और लेटर साइड में बेटा क्या है, रिब्स हैं। और लोअर साइड क्या है, डोम शेप्ड डायफ्राम। अभी ये देखो थोरेसिक कैविटी है, और यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे रिब्स लाइक स्ट्रक्चर भी होंगे, होंगे ना। और बीच में ये हड्डी जो होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं। और ये क्या है बेटा, डायफ्राम है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ये कह रहे हैं कि जो लंग्स है वो कवर्ड बाय ये डबल वाल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। डबल वाल्ड स्ट्रक्चर है, जिसका नाम, मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, कंटेनिंग सेवरल लेयर्स ऑफ द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। भी बहुत सारी लेयर्स है इलास्टिक, किसकी, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की और कैपिलरीज की, जो इनक्लोज करते हैं प्लूरल फ्लूइड। मतलब प्लूरल कैविटी है तो उसके अंदर क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड होगा। और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है बेटा, रिड्यूस करता है ये फ्रिक्शन को, जब लंग्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो हम जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उस दौरान हमारे जो लंग्स हैं बेटा वो सीधे जाके रिब से, पसलियों से कहीं टकराए ना, फ्रिक्शन की वजह से डैमेज ना हो जाए, तो उस डैमेज को कंट्रोल करता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड। ओके, अब हम देख लेते हैं जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के, वो देखते हैं कि जो सरफेस एरिया मस्ट बी वेरी लार्ज। भी जहाँ पे सांस का एक्सचेंज हो, गैसेस का एक्सचेंज होगा तो लार्ज होना चाहिए। और ब्लड वेसल्स अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज इजीली हो जाए। और एक्सट्रीमली थिन और केप्ट मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन की प्रोसेस होने तो वो एरिया थिन भी होना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होना चाहिए एनवायरमेंट के। और शुड बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैस, भी रेस्पिरेटरी की जो गैसेज है उनके लिए परमिएबल हो, उनके बीच में कोई रास्ता ना मतलब कोई हर्डल ना आए। अब ये सर्फेक्टेंट के बारे में यूज कर रहा है, क्या है ये बात, ये क्या है, थिन नॉन सेलुलर फिल्म मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। सबसे पहले ये बात याद रखनी है, जो सर्फेक्टेंट है कौन सीक्रेट करता है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था जो टाइप 2 सेल्स हैं एल्वोलाई के अंदर वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या है बेटा, ये प्रोटीन का बना है, फास्फोलिपिड का बन रहा है, जो एल्वोलाई की मेम्ब्रेन को है वो कवर करता है। सर्फेक्टेंट क्या करेगा, लोअर द सरफेस टेंशन इन द एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर जो सरफेस टेंशन है बेटा, ये देखो सरफेस जो टेंशन है उसको कम कर देता है, और प्रिवेंट करेगा लंग्स को कोलैप्स करने से। और ऑल्सो प्रिवेंट द पल्मोनरी ओडीमा। पल्मोनरी ओडीमा को भी, जो कई बार पानी नहीं भर जाता है, ठीक है, लंग्स के अंदर, उसको से भी बचाता है। प्रीमेच्योर बेबीज हैव a low level of the surfactant in the alveoli may develop a newborn respiratory syndrome, जिसको बोलते हैं NRDS, newborn respiratory syndrome, because synthesis of the surfactant begins only after the 25th week of the gestation। कई बार क्या होता है ना, बच्चे के पेट में पानी भर जाता है, क्योंकि ये अभी ग्रोइंग फेज में होती हैं चीजें, तो ये फुली डेवलप नहीं होती, इस वजह से पानी भर जाता है। ठीक है,
अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। भी मैकेनिज्म कैसे कैसे काम करता है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। कहता मूवमेंट है जो एयर की बिटवीन द एटमॉस्फेयर और लंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेंटिलेशन बोलते हैं या ब्रीदिंग बोलते हैं। और बायोलॉजी की भाषा में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर, मतलब कि अंदर आपने कोई चीज ली, एक्सपायरेशन बाहर आपने गैस छोड़ी। तो ये दो फेज हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, एक्सपायरेशन किसके, ब्रीदिंग के, याद रहेगा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को हम लंग्स के अंदर लेके जाते हैं। और एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं, एल्वोलर के अंदर ये जो बलून्स है हमारे, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर से हवा को डिफ्यूज करते हैं आउट ऑफ लंग्स। फिगर 6.4 हम देख लेते हैं। ये देखो, एयर इनहेल करी हमारी, ठीक है, छाती फूली, ये हो गया इंस्पिरेशन, रिब केज एक्सपेंड हो गए, फिर हमने हवा छोड़ी, रिब केज क्या हो गए, स्मॉलर हो गए, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, लंग्स डू नॉट कंटेन मसल फाइबर, मसल फाइबर लंग्स के अंदर नहीं होते, बट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड अ डायफ्राम। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है किसकी वजह से होता है, रिब्स के और डायफ्राम की मूवमेंट से। डायफ्राम इज ए सीट ऑफ अ टिश्यू, हमें पता है, जो सेपरेट करती है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से। इन अ रिलैक्स स्टेज, जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, द डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड, कैसा होता है बेटा, डोम शेप का होता है, ऐसे तरह इस तरह का होता है, डोम शेप का। रिब्स आर मूव्ड बाय द इंटरकोस्टल मसल्स, जो बीच में मसल, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं फाउंड बिटवीन द रिब्स एंड द डायफ्राम हेल्प इन द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, और ये किसके में हेल्प करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन अक्कर इफ प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पिरेशन आप कब करोगे, जो लंग्स के अंदर प्रेशर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, कि ज्यादा से कम की तरफ ही तो हवा आएगी। हम इनहेल कर रहे हैं, बाहर ज्यादा है अंदर कम है तभी तो इनहेल कर रहे हैं, और वह हम अंदर ज्यादा है बाहर कम है तभी हम एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। When pressure within the lungs is higher than atmospheric pressure, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्सपायरेशन करेंगे, बाहर हवा को छोड़ेंगे। तो एक टेबल है छोटी सी, ये देख लो कि क्या क्या इवेंट होते हैं एक्सपिरेशन और इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन में, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर इनिशिएट द स्टिमुलाई ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, स्टिमुलस हमें महसूस होगा, हमें सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, सांस लेने की छोड़ने की, यहाँ पे भी हमने सांस ले छोड़ने की जरूरत पड़ी। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स हैं बेटा, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। यहाँ पे जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करेगा, लेकिन इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एज द चेस्ट वॉल इज एक्सपेंड, हम सांस लेते हैं तो चेस्ट की जो वाल है वो बेटा एक्सपेंड करती है, ठीक है, याद रखना है। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गई और एज द चेस्ट वॉल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी वॉल। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एल्वोलाई के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो इनहेल करेंगे। एल्वोलाई के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिक्रीज होगा, तभी हम एक्सहेल करेंगे। एयर टेकन इनसाइड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एल्वोलाई, हम कैसे इनहेल करते हैं, क्योंकि एल्वोलाई क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एयर इज सेंट आउट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। एयर फ्लो इनटू एल्वोलाई अंटिल द एल्वोलर प्रेशर इक्वलाइज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, जब इनहेल करेंगे तो जो हमारे एल्वोलाई के अंदर प्रेशर और बाहर का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एयर फ्लो करेगी अंटिल द, जो एल्वोलाई के अंदर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक के प्रेशर है वो गेट डिफ्लेक्टेड, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आएगा बेटा कि ये पढ़ेंगे हम, जो एक्सपिरेशन कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन से वॉल्यूम हैं, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टिडल वॉल्यूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं चीजें। तो आई थिंक थोड़ा शुरू कर लेते हैं, ठीक है, जितना होगा मैं उतना कोशिश करती हूँ। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, सबसे पहले बात रखना, डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो भी क्या हो रही हैं,
कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, विच पुल द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड। आप सांस लेके देखो, आपको महसूस होगा, ठीक है, कि इंटरनल कोस्टल जो मसल्स हैं वो आपकी क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर हो रहा है, और जो रिब्स हैं आपके ऊपर उठ रहे हैं, स्टर्नम जो स्टर्नम है बीच वाली छाती का जो बोन है वो अपवर्ड और आउटवर्ड हो रही है, जिससे इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम किसका, थोरैसिक चैम्बर का, इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, फोर्सिंग लंग टू एक्सपेंड, लंग एक्सपेंड हो जाएंगे, एंड द पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी जो वॉल्यूम है, पल्मोनरी, पल्मोनरी जहां शब्द मिल जाए तो मतलब लंग से रिलेटेड है, ठीक है। इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। फोर्सेस द एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू एंटर द एयर पासेज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर, द प्रोसेस इज कॉल्ड द इंस्पायरेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम अलाउ द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू रिटर्न इज ओरिजिनल पोजीशन। ऑब्वियस बात है, जब हम सांस छोड़ेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगी तो प्रेशर है क्या हो जाएगा बेटा, अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट इन इंक्रीज इन द इंट्रा pulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lung, इस process is called expiration। अब जो एवरेज एक हेल्थी पर्सन है बेटा वो 12 से 16 टाइम है वो क्या करता है पर मिनट ब्रीथ करता है, ये आपने याद करना है। जो इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर वो यूज किया जाता है, मेजर द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, एयर स्पायरोमीटर का यूज करते हुए कितना वॉल्यूम है वो इनहेल किया गया, क्लिनिकल अगर असेसमेंट करनी हो किसी पर्सन की, ठीक है। कहता है कि जब आप हाई लेवल पे होते हैं माउंटेन में अबो द सी लेवल, सडनली यू गेट पल्पिटेशन हो जाती है आपके और नोजिया चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, व्हाट कंडीशन आर यू सफरिंग फ्रॉम, भी आप किस कंडीशन से सफर कर रहे हो और ये सिम्टम है किस डिजीज के और इसको कैसे कम किया जा सकता है, आप बताओ ये चीजें क्या होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की और कैपेसिटी की। जो वॉल्यूम है एयर बेटा, वेरियस फेज ऑफ रेस्पिरेशन डिनोटेड एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब इसके बारे में हम देखेंगे फिगर 6.5, ये दे रखा है कि रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये पढ़ेंगे सारे, एक बार देख लो आप ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रीथ। जैसे आप सांस ले रहे हो बेटा, नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, जैसे नॉर्मली आप ब्रीद करते हैं, ठीक है, ये वो वॉल्यूम है। और ये बेटा कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 500 ml एयर आप एक बार में बाहर लेते हो, बाहर छोड़ते हो और लेते हो, ठीक है। 500 ml इज अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट कैन इंस्पायर और एक्सपायर, और अप्रोक्सीमेटली 6000 से लेके 8000 ml एयर पर मिनट हम लेते हैं, ये आपने याद रखना, मतलब इतना कर सकते हैं। During the vigorous exercise, the tidal volume is about 4 to 10 times higher। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप तो बहुत ज्यादा सांस लेते हो ना, जल्दी जल्दी, तो इससे क्या होता है, ये वॉल्यूम है इंक्रीज होता है। तो टिडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। और कि मतलब कि बेटा नॉर्मल ब्रीथ जब आप कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो कर रहे हो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV क्या है बेटा, additional volume of air can a person inspire by forcefully inspiration is called the inspiratory reserve volume। मतलब एक तो मैंने नॉर्मल सांस लिया या सांस छोड़ा हो तो हो गया टीडल वॉल्यूम, एक मैंने जबरदस्ती और भी कितना मैं सांस ले सकती हूँ, एडिशनल और कितना फोर्सफुली मैं इनहेल कर सकती हूँ, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। और ये बेटा नॉर्मल क्या होती है, इसकी वैल्यू 2500 लेके 3000 ml तक इसकी वैल्यू होती है, मतलब इतना हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम फोर्सफुली कितना सांस बाहर छोड़ सकते हैं, उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये बेटा होता है 1000 से 1100 ml। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखने हैं। रेजिड्यूअल जैसे पता बचा खुचा, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये होता है 1100 से लेके 1200 ml। मतलब हमने क्या किया, जोर से सांस छोड़ दी जितना हम छोड़ सकते थे, ठीक है, तो उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर बच जाती है, और वो कितनी है बेटा, 1100 से लेके 1200 ml। याद रहेगा, याद रहेगा बेटा, ठीक है।
अब हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं। ये तो थी वॉल्यूम, अब हम कैपेसिटी की बात करते हैं। वाइटल कैपेसिटी वीसी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मूव्ड आउट ड्यूरिंग ए सिंगल ब्रीथ फॉलोइंग ए मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मतलब हमने क्या किया, ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मूव्ड आउट, जो मैक्सिमम एयर हम मूव आउट आउट कर सकते हैं कब, जब आपने एक सिंगल ब्रीथ लिया मैक्सिमम इंस्पिरेशन के साथ, मतलब कि मैक्सिमम आपने हवा ली और फिर उसके बाद आपने मैक्सिमम एयर जो छोड़ दी, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ये कब होगी, कितनी होगी बेटा, अ पर्सन फर्स्ट इंस्पायर मैक्सिममली देन एक्सपायर मैक्सिममली। obvious सी बात है, जितना हम जोर से सांस अंदर लेंगे उतना ही फिर हम जोर से बाहर सांस बाहर छोड़ पाएंगे। तो ये किसके बराबर होगा बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि मैक्सिमम आप कितना इनहेल कर सकते हो, नॉर्मल आपने कितना जो सांस एक सांस में लेते हो, और एक बार में आपने कितना छोड़ दिया, ठीक है, उसके बराबर होता है। अब ये देखो, इसमें आप क्या क्या जोड़ोगे, टीवी कितना होता है अपना, टीवी 500 है। आरवी कितना था, आरवी देखो कितना था, 2500 लेके 300 ml था। और एक्स आरवी कितना था बेटा, सॉरी ई आरवी था 1000 से लेके 1100 ml। तो ये आपने जोड़ देना है, तो ये आपकी आ जाएगी वाइटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये आपने एक्सपायरेशन कर दिया, फिर उसके बाद आप नॉर्मली कितना इनहेल कर सकते हो। इसके अंदर बेटा टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी आपने ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। हालांकि 500 तो आपका कहीं नहीं गया। उसके बाद आपका जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कितना था, 2500 लेके 3000 था, आई थिंक ये था, ये आपने जोड़ देना, तो ये आपका आ जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, फिर आपने नॉर्मली सांस छोड़ दिया, तो वो कैपेसिटी, इसके अंदर ये क्या आएगा बेटा, सीधी सी बात है, टीवी प्लस ईआरवी। वेरी वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं बेटा टोटल लंग कैपेसिटी, लंग की टोटल कैपेसिटी क्या है, तो इसमें क्या आएगा, वीसी वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी रिजर्व वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी क्या थी आपकी, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, यही था वीसी। तो वीसी को जोड़ दिया आपने, ये यहाँ पे है ना टोटल लंग कैपेसिटी, तो वीसी प्लस आरवी रिजर्व्ड वॉल्यूम जो आपका है, तो ये टोटल टीएस आ जाएगा, और ये 6000 ml है बेटा। माइन्यूट जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इनटू रेस्पिरेटरी पैसेज पर मिनट इज कॉल्ड द मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। नॉर्मल टीवी कितना 500 है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है बेटा 12 से टाइम पर मिनट, तो इसको आप 12 से गुणा कर दोगे तो 6 लीटर ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन की वॉल्यूम आ गई पर मिनट वॉल्यूम, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ये दिखा रखा है डायग्राम, आप डायग्राम इस तरह से बना सकते हो। जैसे रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम है बेटा 500 है, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताओ कितना था, टोटल लंग कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ओके, और क्या दिया हुआ है, अब कहते हैं कि वाई डू सम पीपल स्नोर, खराटे क्यों मारते हैं, कहते हैं जो ब्रीदिंग विद होर्स साउंड ड्यूरिंग स्लीप इज caused by the vibration of the soft palate। किसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना घोड़े की तरह खराटे मार रहा है ना, ये सॉफ्ट पैलेट के वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। स्नोरिंग इज कॉज्ड बाय ए पार्शल क्लोज्ड अपर एयरवे, जो नोज और थ्रोट का एयरवे है वो थोड़ा सा बीच से बंद हो जाता है, इसकी वजह से उस तरह की आवाज आती है। जो पैसेज बेटा नैरो हो जाता है, इस वजह से वो खराटे की आवाज आती है। जो हेल्दी लंग्स है कंटेन अमाउंट ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द एल्वेलाई, हमें पता है इलास्टिन होता है इसके अंदर, लंग के अंदर इलास्टिक टिश्यू होते हैं। People with the emphysema and the bronchitis have a difficulty in exchanging because the enzyme elastase है वो बेटा कम हो जाता है, इसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स, इसकी वजह से कई बार अस्थमा वगैरह की और ब्रोंकाइटिस वगैरह की समस्या आती है। डेड स्पेस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सम ऑफ द इंस्पायर्ड वॉल्यूम नेवर रीचेस द गैस एक्सचेंज एरिया बट फिल द रेस्पिरेटरी पैसेज वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज डज नॉट अकर। ये ऐसी जगह जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पा रहा है, उस एयर स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा, डेड स्पेस बोलते हैं।
डेड स्पेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज, और इसलिए अप्रोक्सीमेटली बेटा ये 150 ml होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। ओके।